बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनल मेडिसिन के अंदर जो नर्वस सिस्टम हमने स्टार्ट किया है उसका नेक्स्ट लेक्चर अभी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो इट इज़ अ रैपिड रिव्यू कोर्स, टाइम कम होने की वजह से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बट जो जो एग्ज़ाम के लिए जो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जिससे इंशाल्लाह आप लोगों को एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, उसी को मैं टॉपिक को कवर करता हूँ, ठीक है जी। देखिए, अगर एग्जाम के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन में आ जाए कि एक पेशेंट है उसको कोई रीसेंट इन्फेक्शन हुई है, नंबर वन, ठीक है जी, रीसेंट इन्फेक्शन इसकी हिस्ट्री होगी। मेजॉरिटी इन केसेस अगर वो जीआईटी इन्फेक्शन बताएगी तो मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया है इसको हम कहते हैं कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई, ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई। दिस इज वन ऑफ द बैक्टीरिया। अगर मिसाल के तौर पे इस बैक्टीरिया की रीसेंट इन्फेक्शन हुई है, प्लस इसके बाद पेशेंट को एसेंडिंग एसेंडिंग सिमेट्रिक पैरालिसिस हो, ठीक है जी, एसेंडिंग सिमेट्रिक पैरालिसिस हो, मतलब उसकी जो है ना सिमेट्रिक पैरालिसिस, वो आप लोग को ये बता सकते हैं कि असेंडिंग सिमेट्रिक वीकनेस इन द लोअर लिम्ब प्लस हाइपो रिफ्लेक्सिया, उनकी जो रिफ्लेक्सेस है वो डिक्रीज हो गई है क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है। थिंक अबाउट डैश। तो जब भी रीसेंट इन्फेक्शन के बाद कभी कभार क्या होता है, कुछ लोगों में एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनती है और वो जाकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो माइलिन शीट है उसको डैमेज करती है, एंड मोस्ट लाइकली इट विल डैमेज माइलिन शीट इन बोथ लेग, लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर। तो असेंडिंग सिमेट्रिक पैरालिसिस प्लस हाइपोरिफ्लेक्सिया, थिंक अबाउट, दैट इज कॉल्ड ग्वालियन बार सिंड्रोम। इसको हम क्या कहेंगे? ग्वालियन बार सिंड्रोम, ठीक है, इसको हम कहते हैं जीबीएस। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जीबीएस के लिए प्रीवियस इन्फेक्शन का होना जरूरी है, और मोस्ट लाइकली 80 to 90% इसके साथ जो इन्फेक्शन एसोसिएट होती है दैट इज कॉल्ड कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई इन्फेक्शन। इसके बाद पेशेंट को 2 to 3 वीक के बाद हो या 1 to 2 वीक के बाद असेंडिंग सिमेट्रिक पैरालिसिस प्लस हाइपोरिफ्लेक्सिया की हिस्ट्री आ जाए, थिंक अबाउट ग्वालन बार सिंड्रोम, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज है वो बनती है आईजीजी, और आईजीजी जाके माइलिन शीट को अटैक करती है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे जो माइलिन शीट है जो डैमेज होती है दैट इज इन दी पीएनएस। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने जिक्र किया है कि ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें माइलिन शीट को डैमेज हो जाए इन सीएनएस, वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। और ऐसा ऑटो इम्यून डैमेज जिसमें माइलिन शीट पीएनएस के अंदर डैमेज हो जाए तो उसको हम ग्वालन बार सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है जी। फिर इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें एंटी माइलिन शीट एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी, एंटी माइलिन शीट एंटीबॉडी पॉजिटिव। लेकिन इसमें जो माइलिन शीट के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है दैट इज यूजुअली आईजीजी टाइप। ये कौन सी होती है? आईजीजी टाइप, एंटी माइलिन शीट एंटीबॉडी पॉजिटिव, एंड दैट इज मोस्ट लाइकली आईजीजी टाइप। इसके अंदर अगर आप लोगों को फिर एग्जाम के अंदर आ जाए कि व्हाट विल बी द ड्रग, तो सबसे पहले इनिशियली हम क्या करते हैं? प्लाज्मा पेरेसिस, इसलिए ताकि कम टाइम में जो एबनॉर्मल एंटीबॉडी है वो ब्लड से निकाली जाए। और इसके बाद हम आईवीआईजी देते हैं, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये भी एंटीबॉडी है, बट ये थेराप्यूटिक है, ये सिंथेटिक है। ये बॉडी में जाके नेचुरल एंटीबॉडी की जो प्रोडक्शन रेट है वो कम करेगी, जिससे ऑटो इम्यून मैकेनिज्म कम हो जाती है, ठीक है जी। फिर इसके बाद आप लोगों को लास्ट में ये पता होना चाहिए कि दैट इज कॉल्ड वेंटिलेटरी सपोर्ट। अब ये जो वेंटिलेटरी सपोर्ट है इट विल बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट व्हेन द पेशेंट डेवलप रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि वॉलन बार सिंड्रोम के अंदर कभी कभार एग्जामिनर ये भी पूछता है what is the leading cause of death in these patients, think about always, that is called diaphragm paralysis। इन लोगों में जब डायफ्राम मसल इन्वॉल्व होता है then diaphragm paralysis is one of the leading cause of death in these patient, ठीक है जी। तो इस तरह आप लोग को वो डायग्नोज पूछेंगे या फिर आप लोगों से वो ट्रीटमेंट पूछते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद जो गोलन बार सिंड्रोम है इसमें अगर फॉर एग्जांपल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर इसमें आप रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे तो नॉर्मल से कम होगी, क्योंकि ये एक किस्म की लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है, ठीक है जी। LMNL लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है। फिर इसके बाद एक और डिजीज आती है दैट इज कॉल्ड न्यूरो मस्कुलर जंक्शन डिजीज, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन डिजीज, ठीक है जी। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज NMD डिजीज, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन डिजीज। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज तो आप लोग आसानी से गेट कर सकते हैं
अगर इस डायग्राम को हम प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करें, दीज डिजीज विल बी वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज दी न्यूरॉन, ये नर्व है। और अगर आप लोग इसको देखें, दिस इज दी मसल, तो ये नर्व और मसल है, और इसके दरमियान ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है। अगर इस नर्व के अंदर कोई न्यूरो ट्रांसमीटर है, इस केस के अंदर हम बात करते हैं एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन को जब हम इस नर्व से रिलीज करते हैं, तो इस रिलीज होने के लिए, एसिटाइल कोलिन को रिलीज करने के लिए, इस प्री साइनेप्टिक नर्व के अंदर बाहर से क्या आना चाहिए, कैल्शियम। तो वीकेंड से जब इम्पल्स ऊपर से आता है और उस इम्पल्स के जरिए एसिटाइल कोलिन को रिलीज करना पड़ता है, देन कैल्शियम इनफ्लक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रैग दिस एसिटाइल कोलिन टू रिलीज इट इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, एंड देन एसिटाइल कोलिन एक्ट ऑन देयर रिसेप्टर विच इज कॉल्ड मस्कोरेनिक रिसेप्टर। क्योंकि जो एसिटाइल कोलिन है, ये जिस रिसेप्टर पे काम करता है, दैट इज कॉल्ड मस्कुरेनिक रिसेप्टर। अब सवाल ये है, कभी कभार क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनती है, और वो एंटीबॉडीज जाके किस रिसेप्टर को डैमेज करती हैं, मस्कुरेनिक। तो वी कैन से कि एंटी मस्कुरेनिक रिसेप्टर एंटीबॉडी, क्योंकि ऐसी एंटीबॉडी जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर को क्या कर सके, मतलब इनहिबिट कर सके, इसको ब्लॉक कर सके, तो फिर एसिटाइल कोलिन जो है उस पे काम नहीं करेगी। और जब एसिटाइल कोलिन काम नहीं करेगी, देयर विल बी नो मसल एक्साइटेशन। तो फिर जाहिर बात है, एसिटाइल कोलिन के लिए जो जगह है वो बंद हो गई है, तो फिर मसल वीकनेस आएगी। तो ऐसा मसल वीकनेस जिसमें एसिटाइल कोलिन की जो रिसेप्टर है उसके खिलाफ एंटीबॉडी आ चुकी हो, तो फिर उस न्यूरोमस्कुलर डिजीज को हम क्या कहते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस। दैट इज कॉल्ड माइस्थीनिया ग्रेविस, इसको हम कहते हैं। ठीक है जी। सो माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर जो एंटीबॉडीज है, दैट विल अटैच अगेंस्ट मस्कुलिनिक रिसेप्टर। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑकुलर मसल वीकनेस होती है। इसमें जो पेशेंट आते हैं, इवन वो कभी कभार वो ये भी कंप्लेंट करते हैं कि दे कांट एबल टू ओपन देयर आईज प्रॉपरली। तो ऑकुलर मसल वीकनेस होता है, वो अपनी आईज को प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं कर पाते। ठीक है, ऑकुलर मसल वीकनेस भी होता है। और नंबर टू यहाँ पे लिखें कि प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस। एक्चुअली जो मसल वीकनेस है, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस टुवर्ड द एंड ऑफ द डे, इसमें जो पेशेंट आते हैं वो अर्ली इन द मॉर्निंग वो ठीक होता है, लेकिन जितना जैसे जैसे दिन गुजरता है, ये काम करते हैं, तो इनकी वीकनेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होती है। तो ऐसा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन डिजीज जिसमें मसल वीकनेस अर्ली इन द डे वो नहीं होती, बट वन द एंड ऑफ द डे या सनसेट के टाइम पे मसल वीकनेस ज्यादा हो जाए, फॉलोड बाय टोसिस या ऑकुलर मसल वीकनेस, थिंक अबाउट माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर अगर एग्जामिनर ये भी पूछे, इसमें जो एंटीबॉडीज है वो किस रिसेप्टर के खिलाफ बनी होती है, दैट इज कॉल्ड मस्कुरेनिक रिसेप्टर। किसके खिलाफ, मस्कुरेनिक रिसेप्टर के खिलाफ बनी होती है। फिर इसमें अगर एग्जामिनर ये भी पूछे कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो पूछ सकते हैं, वो ये है कि इसके साथ कौन सी कैंसर है जो ज्यादातर कंडीशन में एसोसिएट होता है, दैट इज कॉल्ड थाइमोमा। और इसके लिए जो ड्रग ऑफ द चॉइस है, दैट इज कॉल्ड पायरिडोस्टिगमीन। क्योंकि जो पायरिडोस्टिगमीन है, इट हैज अ लॉन्ग एक्टिंग एक्शन and it increases the level of acetylcholine to act on the receptor। इसके लिए जो एड्रोपोनियम है या टेंसलान टेस्ट है, ये हम करते हैं, बट वो डायग्नोस्टिक नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं कभी कभार जो एंटीबॉडीज है वो किसके खिलाफ बनती हैं, कैल्शियम। तो वी कैन से एंटी, V for voltage, G for gated, CC mean calcium channel antibody। सो एंटी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल एंटीबॉडी अगर बने, तो फिर यहाँ से अगर कैल्शियम अंदर नहीं जाएगी, तो एसिटाइल कोलिन भी रिलीज नहीं होगी। तो ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें कैल्शियम चैनल के खिलाफ एंटीबॉडी बनकर एसिटाइल कोलिन को रिलीज करने ना दे और मसल वीकनेस हो जाए, तो उसको हम कहते हैं लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस। दैट इज कॉल्ड लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया। अब ये जो डिजीज है, इसमें जो वीकनेस है, मसल वीकनेस अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब ये है कि मसल वीकनेस जो है इस पेशेंट के अंदर सुबह सुबह होती है, वीकनेस अर्ली इन द मॉर्निंग। और जितने वो काम करते हैं, जिसकी मसल वीकनेस इंप्रूव हो जाती है, कम हो जाती है। आप लोगों को अगर याद होगा तो हमने रूमेटॉइड अर्थराइटिस वर्सेस ओस्टियो अर्थराइटिस की हिस्ट्री पढ़ी थी, वो स्टिफनेस की बात थी, और यहाँ पे मसल वीकनेस। तो वो मसल वीकनेस जो अर्ली इन द डे ज्यादा हो बट काम करने से कम होता है, वो लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस है। और ऐसा मसल वीकनेस जो सुबह सुबह ना हो,
बट टुवर्ड द एंड ऑफ द डे ज़्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। इसमें अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि अगर एक पेशेंट है, उसको मतलब लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस है और उसको लंग मास भी है, मतलब ओल्डर एज का बंदा है, ऑलवेज थिंक अबाउट स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। तो दिस इज हाईली एसोसिएटेड विद स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। सो द कैंसर इन विच माइस्थीनिया ग्रेविस इज हाईली एसोसिएटेड वो थाइमोमा है, और वो कैंसर जिसके साथ लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस हाईली एसोसिएटेड है वो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है। ठीक है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस और लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस, इन दोनों में जो क्लिनिकल डिफरेंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स एज वेल। ठीक है जी। फिर इसके बाद एक और डिजीज या कंडीशन है, इसको हम कहते हैं डेमेंशिया, दैट इज कॉल्ड डेमेंशिया विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल। डेमेंशिया से मुराद होता है दैट इज कॉल्ड मेमोरी लॉस। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड मेमोरी लॉस, दैट इज नोन एज डेमेंशिया। देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे क्लू देता हूँ, हिंट्स देता हूँ कि अगर एक पेशेंट है, उसकी जो एज है वो 70 प्लस है, एज इज ग्रेटर देन 70 ईयर्स। ठीक है जी। प्लस यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं मेंटल स्टेटस नॉर्मल, मतलब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल स्टेटस जो है पेशेंट की क्या है वो नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे मिसाल के तौर पे उसको डिमेंशिया है, प्लस क्या है डिमेंशिया। जस्ट एक ओल्डर एज के अंदर अगर डिमेंशिया की हिस्ट्री आ जाए और उसको कोई अदर मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, बट यहाँ पे जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इसके ऊपर पता चलता है देर इज सेरेब्रल एट्रोफी। इसका मतलब यह है कि इसका जो ब्रेन है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो छोटा हो चुका है, मतलब वो कम हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। तो ओल्डर एज के अंदर डिमेंशिया इन विच मेंटल स्टेटस इज नॉर्मल बट सेरेब्रल एट्रोफी इज सीन इन इन्वेस्टिगेशन लाइक इन सीटी और एमआरआई, थिंक अबाउट दैट इज कॉल्ड अल्जाइमर डिजीज। क्योंकि जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिमेंशिया है ओल्डर एज के अंदर दैट इज कॉल्ड अल्जाइमर डिजीज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब जो अल्जाइमर डिजीज है इसके अंदर दो तीन चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन ओल्डर एज, और दूसरी बात यह है कि जो अल्जाइमर डिजीज है, अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि जो अल्जाइमर डिजीज है ये कोई यंगर एज में आ सकती है कि नहीं, तो प्लीज रिमेंबर यंगर एज के अंदर अल्जाइमर डिजीज तब आ सकती है 50-60 ईयर में जिनको पहले से डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम इज अ ट्राइसोमी दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर डिजीज। इसमें अगर हम कोई ड्रग दे सकते हैं, कोई मेडिकेशन दे सकते हैं, एक तो इसमें हम टॉनिक देते हैं ताकि ब्रेन को थोड़ा सा वो मतलब ये है कि सपोर्ट करे, ब्रेन की हेल्थ को बढ़ाने के लिए हम इसको टॉनिक देते हैं, मल्टीविटामिन भी देते हैं, और साथ में मतलब जो अल्जाइमर डिजीज है इसके ट्रीटमेंट है हम ऐसे ड्रग ऐड करते हैं जिससे हम एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को क्या कर सके वो बढ़ा सके। तो आप लोगों से अगर कोई ये पूछे क्या अल्जाइमर डिजीज के मरीज में जो ड्रग हम देते हैं इससे एसिटाइल कोलिन की लेवल अगर बढ़ाए तो उससे जो मेमोरी है इसके ऊपर अच्छा खासा फर्क पड़ता है और पेशेंट की जो मेमोरी है उसको एनहांस करने में हेल्प मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये बात करें कि कौन कौन सी या मेडिकेशन है या ड्रग्स है जो हम अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट में दे सकते हैं, इसमें जो कॉमन यूज होता है दैट इज कॉल्ड डोनेप्जिल। कौन सा ड्रग यूज होता है डोनेप्जिल, या इसमें अगर आप लोगों को लिखना है दैट इज कॉल्ड रीवास्टिगमीन। तो रीवास्टिगमीन एंड डोनेप्जिल बोथ आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। ठीक है जी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अल्जाइमर डिजीज और ये दोनों क्या है, दीज आर इनहिबिटिंग, ये दोनों क्या करते हैं इनहिबिट ए सी ई एस्टीरेज, एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज। इसका मतलब ये है, अब एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज वो एंजाइम है कि एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ड्रग जो एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज को इनहिबिट करे बाय रिलेटिवली इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन, दैट इज नो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। ठीक है जी, तो अल्जाइमर डिजीज आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, अगर एक पेशेंट है उसकी एज भी जनाब क्या है ओल्डर है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओल्डर एज है, एज इज ओल्डर, लेकिन यहाँ पे जो डिमेंशिया है याद रखें दैट इज ग्रेजुअल, मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो मेमोरी लॉस है एज के साथ साथ वो बढ़ती रहती है। बट वंस डिमेंशिया इन अल्जाइमर डिजीज अगर इट विल बी इरिवर्सिबल, वो दोबारा फिर रिवर्स नहीं होता। अगर एज ओल्डर है प्लस यहाँ पे देखें मल्टीपल इन्फॉक्शन, पहले से जनाब जो है मल्टीपल स्ट्रोक्स, एक पेशेंट है उसको एक या दो दफा या ज्यादा स्ट्रोक्स भी हो चुकी हो, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये बताता है, इन्वेस्टिगेशन शोज
इन्वेस्टिगेशन शोज मल्टीपल इन्फाक्ट, इसका मतलब यह है कि ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ जगहों के अंदर पहले से सेल की क्या हो चुकी है, डेथ, और इसके बाद पेशेंट को क्या चीज़ आ जाए, डेमेंशिया। तो ऐसा मेमोरी लॉस जो ऐसे मरीज के अंदर आ जाए जिसको पहले से कई दफ़ा फालिज के अटैक हो चुके हो, तो फिर उसमें क्या होता है, ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से जो मेमोरी कंट्रोलिंग सेंटर है वो कमज़ोर पड़ जाती है। दैट इज कॉल्ड वस्कुलर डेमेंशिया। वस्कुलर डेमेंशिया के अंदर जो पैटर्न है मेमोरी लॉस की, इसको स्टेप वाइज डेमेंशिया कहते हैं। मतलब कि एक दफा स्ट्रोक हुआ तो मेमोरी लॉस आ गई, फिर स्ट्रोक हुआ फिर आ गई, ये स्टेप वाइज है। तो स्टेप वाइज डेमेंशिया विद मल्टीपल अटैक्स ऑफ स्ट्रोक, दैट इज वस्कुलर डेमेंशिया। और ऐसा डेमेंशिया जो ग्रेजुअल है ओल्डर एज के साथ विद सेरेब्रल एट्रोफी, दैट विल बी अल्जाइमर डिजीज। द कॉमन काज ऑफ डिमेंशिया इन ओल्डर एज वो अल्जाइमर डिजीज है। बट इतना याद रखना है कि सेकंड मोस्ट कॉमन काज इज ऑलवेज वस्कुलर डेमेंशिया, ठीक है जी। फिर इसके बाद अगर एग्जाम में आ जाए कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको डेमेंशिया है, डेमेंशिया के साथ साथ उसको बिहेवियर चेंज है। आप लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि देर इज बिहेवियर चेंज, डेमेंशिया फॉलोड बाय बिहेवियर चेंजेस। लेकिन यहाँ पे वो आप लोग को बताएंगे कि फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब एट्रोफी, कि पेशेंट को फ्रंटल और टेम्पोरल लोब क्या है, एट्रोफी है। कि इसका जो फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब है वो साइज में कम पड़ गए हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ पिक डिजीज। इसको क्या कहते हैं, पिक डिजीज। तो पिक डिजीज इज आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ डिमेंशिया। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब एट्रोफी। इसको फ्रंट और टेम्पोरल डिमेंशिया भी कह सकते हैं, ठीक है जी। फिर अगर एक और कंडीशन आ जाए कि एक्चुअली अगर एक पेशेंट है उसको डिमेंशिया है, देखिए एक डिमेंशिया का नाम जहन में रख के मुख्तलिफ किस्म की डिस्क्रिप्शन आती है और हर एक की जो क्लिनिकल फाइंडिंग है या डायग्नोस्टिक पॉइंट है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अगर एक पेशेंट है उसको डिमेंशिया है और डिमेंशिया के साथ साथ उसी मरीज में प्लस वो बता दे कि देर इज विजुअल हेलुसिनेशन, मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है उसको मेमोरी लॉस भी है, हेलोसिनेशन, मतलब एक पेशेंट है उसको मेमोरी लॉस भी है, प्लस इसके अंदर जो है आप लोग को ये बताता है कि एक पेशेंट है उसको जनाब मेमोरी जो है याद नहीं रहती, लेकिन वो ऐसा फील करते कि दीवार के ऊपर जो है वो क्या है, देर इज समथिंग, फॉर एग्जांपल कैट से, मतलब पैरट से, मतलब कोई चीज रियलिटी में है तो वो मिस परसीव कर रहे, या कोई है ही नहीं लेकिन वो मतलब परसीव करते। एक तो हेलुसिनेशन का मतलब ये है कि देर इज फॉर एग्जांपल कि परसेप्शन ऑफ समथिंग विदाउट एनी एग्जिस्टिंग स्टिमुलस, के दीवार पे कुछ है नहीं, बट ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे दीवार पे, मतलब कभी वो कहते हैं पैरट्स जा रही है, कभी कहते हैं कैट जा रही है, लेकिन असल में दीवार पे कुछ होता नहीं है। तो ऐसा परसेप्शन जो स्टिमुलस ना होने के बावजूद भी मरीज फील करे, वो हेलुसिनेशन है। और कभी कभार एक चीज होती है बट वो उसको दूसरी चीज, मिसाल के तौर पे सामने शीशा है और आप उसको कहते हैं कि यार यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, तो वो इल्यूजन होता है। जिस तरह हमें जो म्यूजिशियन होते हैं वो कपड़ा दिखाते हैं और इसके अंदर वो पैरेट निकालते हैं, तो ये इल्यूजन है। तो यहाँ पे कभी कभार वो डिल्यूजन के साथ, मतलब जो स्किजोफ्रीनिया के सिम्टम, तो ऐसा डिमेंशिया जिसके साथ विजुअल हेलुसिनेशन ज्यादातर आते हैं, इसको लीवी बॉडी डिमेंशिया कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लीवी बॉडी डिमेंशिया। तो लीवी बॉडी डिमेंशिया के अंदर विजुअल हेलुसिनेशन फॉलोड बाय डिमेंशिया आती है। दीज आर दोज पॉइंट which are classically seen in are classically asked in the exam। और आप लोगों को एक चीज तो पता होगा कि अगर एक पेशेंट है उसको डिमेंशिया है, मतलब उसको मेमोरी लॉस है, प्लस उसको डायरिया भी है, डायरिया और साथ में डर्माटाइटिस, तो ये तो आप लोग आंखें बंद करके बता सकते हैं कि व्हाट इज द क्लू टू वर्ड। आप लोगों को पता है कि ऐसा डिमेंशिया जिसके अंदर डायरिया और डर्माटाइटिस, इनको कंबाइंडली 3 Ds कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ पेलेग्रा। और पेलेग्रा इज क्लासिकली सीन इन विटामिन B3 डेफिशिएंसी, जो नियासिन डेफिशिएंसी है उसके अंदर पेलेग्रा होती है, ठीक है जी। और एक आप लोग को आखिर में पॉइंट बताता रहूं कि एक और कंडीशन, ये जो डिमेंशिया वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को मैंने जितनी डिमेंशियाज है उनके स्टेप वाइज जो क्लिनिकली रेलेवेंट क्वेश्चंस है और इन सब के दरमियान जो डिफरेंसेस है वो प्रॉपर तरीके से वाजह कर लिया, ठीक है जी। कभी कभार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है उसको मिसाल के तौर पे एक ट्राइएड देता है, वो भी इस टॉपिक के साथ जुड़ा होता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसके ऊपर भी हम बात करें। तो अच्छा ही होगा एग्जाम के दिन आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर एग्जामिनर आप लोगों से ये पूछे कि अ पेशेंट दैट इज करेक्टराइज्ड बाय डिमेंशिया,
डिमेंशिया आप लोगों को पहले से पता है, दैट इज कॉल्ड मेमोरी लॉस। फिर इसके बाद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इस क्या है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट की वजह से देयर इज अ ब्लैडर डिसफंक्शन विच लीड टू यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और साथ में उसको एटाक्सिया है, दैट इज कॉल्ड एटाक्सिया। एटाक्सिया का मतलब गेट प्रॉब्लम। तो हाउ मेनी थिंग्स आर देयर, थ्री थिंग। कैट कंडीशन कैरेक्टराइज, और मैं आप लोगों को यकीन करे, बिल्कुल क्लियर कट सीधी बात बता दूं कि मैंने जब खुद एनआरई दिया था, उस टाइम पे एनईबी का एग्जाम था, तब भी ये क्वेश्चन मुझे याद है कि हमें था। मैंने जब एफसीपीएस पार्ट 1 दिया फिर भी आया था, और इवन एमआरसीपी जब रिसेंटली क्लियर किया था उसमें भी आया था। तो उससे मुझे ये पता चला, यार ये टॉपिक जो है वो सुपर सुपर इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो प्लीज रिमेंबर अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय dementia, memory loss, urinary incontinence, and ataxia. So these three things together in a single patient, that is called normal pressure hydrocephalus. इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलिस इसको कहते हैं। सो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलिस के अंदर ये जो तीन चीजें हैं ये आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलिस के अंदर जितनी क्वेश्चंस आते हैं, एवरी एवरी टाइम जो है द एग्जामिनर लव्स टू आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है जी। अब नॉर्मल हाइड्रो प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस, इसमें क्या होता है कि इसमें कॉग्निटिव फंक्शन और इसमें न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो है वो मतलब ये है कि इंक्रीज होते हैं। इसके लिए कोई करंट मेडिकेशन है तो नहीं, बट हाइड्रोसिफिलिस के अंदर सीएसएफ बढ़ने का खदशा होता है, और सीएसएफ जो है आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम शंट रखते हैं टू ड्रेन दो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड थ्रू वीपी शंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट जो है वो हम लगाते हैं, ठीक है जी। सो ड्रेनेज जो है मतलब सर्जिकल इंजर्शन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, जिसको शंट कहते हैं, दैट इज द ट्रीटमेंट फॉर हाइड्रोसेफिलिस। सो प्लीज नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफिलिस, इसके जो सिम्टम्स है वो आप लोगों को मैंने बता दिए, एंड एवरी वन शुड नो अबाउट इट, ठीक है जी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप इसको याद करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ऑन द डे एग्जाम जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड रिगार्डिंग नर्वस सिस्टम। जो सबसे कॉमन टॉपिक है वो ये है। सी यू सून टुमारो विद अनदर सिस्टम। अल्लाह हाफिज़।